नमस्कार दोस्तों, विद्या जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट सीरीज को यहाँ से आगे के लिए। हम क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर चुके थे, आज वहाँ से आगे की डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही जब हमारा वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त उठा सके और हमसे आपके सभी दोस्त कनेक्ट हो सके। चलिए हम बात करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में। तो हमारा पहला प्रश्न है कि विधेयक पर बहस के लिए प्रांतीय विधायिका द्वारा किसकी अनुमति आवश्यक थी? विधेयक पर बहस के लिए प्रांतीय विधायिका द्वारा किसकी अनुमति आवश्यक थी? ऑप्शन ए है भारत सचिव की, ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल की, ऑप्शन सी है वायसराय की और ऑप्शन डी है अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वायसराय की, यानी कि जो विधेयक है अगर उस पर प्रांतीय विधायिकाओं में जो प्रांतीय विधायिका हैं अगर उसमें विधेयक पर बहस आपको करनी है तो उसके लिए आपको जो वायसराय था उसकी अनुमति लेना क्या थी? अनुमति लेना थी आवश्यक। आवश्यक अगर इसकी अनुमति नहीं लोगे आप तो विधेयक पर बहस नहीं कर सकते हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का जो पद था किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए है पार्लियामेंट सुधार 1909 के द्वारा, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा और ऑप्शन डी है माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909 के द्वारा। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 19। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 यानी ऑप्शन बी। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन बी में जब 1858 में जो कंपनी का शासन डायरेक्ट क्राउन के हाथों में चला जाता है, तो जो ब्रिटेन सरकार थी, ब्रिटेन सरकार उसने एक पद की स्थापना की जिसे भारत सचिव के नाम से जाना जाता है। और इसका काम क्या था? इसका काम था कि भारत में जो है कैसा कामकाज कर रहे हैं इसका क्या करना, पता करना था और उसकी कमियों को निकालना था, जिससे कि वो भारत में सुधार कर सके। सुधार करना तो उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था, लेकिन दोस्तों इस पद को यही कहकर बनाया गया था कि हम भारत में सुधार करना चाहते हैं, इसीलिए हमने भारत में सचिव के पद को भी क्या किया है, नियुक्त किया है। चलिए अगली बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? भारत में वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है आपका डूरंड योजना, ऑप्शन बी है मार्लिमेंटो योजना, ऑप्शन सी है माउंटबेटन योजना और ऑप्शन डी है बेवेल योजना। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। क्योंकि दोस्तों यह जो योजना थी इसमें भारतीयों से कह दिया गया था कि आपको 1947 से 48 तक आपको क्या कर दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा, यानी सार्वभौमिक सत्ता आपको सौंप दी जाएगी। यह किसने कहा था? माउंटबेटन योजना में कहा गया था। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए है पार्लियामेंटो सुधार में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करता है, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम में स्वशासन का प्रावधान था, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया था और ऑप्शन डी है साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए आया था। इन सब में से आपको बताना है कि कौन सा गलत है, यानी कौन सा इनमें से मेल नहीं खा रहा है, ये आपको बताना है। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों
चलिए हम बात करते हैं इन पर एक एक से। तो जो मार्लो मिंटो सुधार था, सही बात है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए आया था, क्योंकि इसमें मुस्लिम जो थे मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की बात इसी में कही गई थी। तो ये तो हमारा हो जाता है सही। अगली बात करते हैं ऑप्शन बी की, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन की बात करता है। सही है दोस्तों, क्योंकि इसके द्वारा क्या था, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था और वहां पर क्या कर दिया गया था, स्वशासन की स्थापना कर दी गई थी। तो आपका ऑप्शन बी भी सही हो जाता है और ऑप्शन ए भी सही हो जाता है। अगली बात करते हैं हम ऑप्शन सी के बारे में। ऑप्शन सी कह रहा है कि कैबिनेट मिशन जो था वह संविधान सभा के गठन के लिए आया था। तो सही बात है दोस्तों, क्योंकि कैबिनेट मिशन जो था इसमें संविधान सभा के गठन का क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। और इसके अनुसार जो संविधान सभा थी उसमें कुल कितनी सीटें थी, तो 389 थी। इस पर हम आपसे पहले बात कर चुके हैं। अगला ऑप्शन है कि साइमन कमीशन जो है भारत विभाजन के लिए आया। तो दोस्तों साइमन कमीशन जो था भारत विभाजन के लिए नहीं आया था। साइमन कमीशन जो था वह किसके लिए आया था, साइमन कमीशन आया था जो भारत में क्या चल रहे थे, राजनीतिक विरोध चल रहे थे, उन पर वार्तालाप करके उन पर क्या करने आया था, उन राजनीतिक गतिरोधों को दबाने के लिए आया था। उन राजनीतिक गतिरोधों को रोकने के लिए साइमन कमीशन को बुलाया गया था, भारत विभाजन के लिए नहीं बुलाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि आपका क्या है, गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है 1985 में, ऑप्शन बी है 1957 में, ऑप्शन सी है 1958 में और ऑप्शन डी है 1876 में। तो दोस्तों आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका जो आंसर है वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1876 में। जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी उन्हें भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त कर दिया जाता है, तो 1876 में उन्हें भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कर दिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। यानी जब संविधान लागू होने तक, यानी कि संविधान लागू होने से पहले की बात कर रहा है, जब भारत स्वतंत्र हो गया था 1900 कब 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था। और जब 1947 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन संविधान तो हमारा कब बना, 1950 को बना था। 1950 को या 1949 को मान सकते हो। गैप है, यह जो गैप है लगभग 2 साल का गैप है, उसमें शासन को किसके द्वारा चलाया गया था, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो बात करते हैं ऑप्शनों की। तो ऑप्शन है हमारा भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानूनों के द्वारा, ऑप्शन बी है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन सी है 1925 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो संविधान सभा के सदस्य थे उन सभी ने मिलकर एक निर्णय लिया और उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक हमारा संविधान नहीं बन जाता है तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार हम क्या चलाएंगे, भारत के शासन को चलाएंगे। और यह ब्रिटेन के सरकार द्वारा भी यही कहा गया था कि संविधान नहीं बन जाता तब तक आपका जो कानून नियम चलेंगे वो 1935 के अधिनियम के अनुसार आप अपनी सरकार को चला सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला हमारा प्रश्न है 80। यह कौन सा है, तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई है। तो हमारा ऑप्शन ए है द्वैत शासन प्रणाली की, ऑप्शन बी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, ऑप्शन सी है संघीय व्यवस्था की और ऑप्शन डी है प्रांतीय व्यवस्था की। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका आंसर जो है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। यानी कि 1909 का जो एक्ट था उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की क्या की गई थी, व्याख्या की गई थी। क्योंकि दोस्तों इसमें जो था, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो मुस्लिम वर्ग था के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान कर दिया गया था। इसीलिए इस एक्ट में किसकी व्याख्या की गई थी,
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या की गई थी। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला हमारा प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है प्रांतीय सामूहिककरण का, ऑप्शन बी है भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान की स्वीकृति और ऑप्शन डी है संविधान निर्माण का अधिकार। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति, यानी कि जो कैबिनेट मिशन था, इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं की गई थी दोस्तों, क्योंकि इसे अगर पाकिस्तान की स्वीकृति की जाती तो इसे जो मुस्लिम लीग थी वह इसे अस्वीकार नहीं करती। बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला हमारा प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा मंत्रालय दिया गया था। ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो जगजीवन राम थे उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया था, उन्हें दिया गया था श्रम मंत्रालय। उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया था, श्रम मंत्रालय। क्योंकि दोस्तों आपको याद हो तो हमने जब आपको क्या कराया है, हमने इससे पहले एक वीडियो आया था अंतरिम सरकार के सदस्यों को ट्रिक से याद कराया था हमने, और हमने ट्रिक से याद इस तरह से कराया था कि जो जगजीवन राम है उनमें क्या आ रहा है, जीवन आ रहा है, और जीवन जो है अत्यधिक श्रम के कारण चलता है, इसीलिए इन्हें श्रम मंत्रालय का क्या बना दिया गया था, मंत्री बना दिया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही या सत्य है। तो हमारा एक पहला कथन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की गठन का प्रावधान 1773 के एक्ट में था। दूसरा कथन है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश वॉरेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल बी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह आंसर हो जाएगा केवल ए। क्योंकि दोस्तों कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया था, सत्य बात है, यह 1773 के एक्ट में ही किया गया था। लेकिन दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था, इसके प्रथम न्यायाधीश वॉरेन हेस्टिंग नहीं थे, इसके प्रथम न्यायाधीश थी कौन, सर एलिजा, कौन थे, सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे इसके कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला हमारा प्रश्न है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार किया। पहला हमारा कथन है कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, केवल चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार को छोड़कर। कथन दूसरा है कंपनी द्वारा अधिकार क्षेत्र में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और कथन तीसरा है भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो चलिए हम बात करते हैं ऑप्शंस की। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, अगर थोड़ा और देखना है तो वीडियो को पुश करके देख सकते हो। चलिए बात करते हैं कथनों की। तो कथन है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। क्या पूछ रहा है, वह पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन, तीनों ही सही है। कौन सा आपका आंसर है, तो इस पर सोचिए। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका प्रश्न है ये। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केवल एक और दो।
क्योंकि दोस्तों जो कंपनी थी उसका व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था इस एक्ट, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था इस एक्ट के तहत। और चाय और जो चीन थी उसके साथ क्या कर दिया? व्यापारिक एकाधिकार को सुनिश्चित बना रहा, लेकिन बाकी सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा, कंपनी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र जो थे उन पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को इस एक्ट के तहत सुदृढ़ कर दिया गया था। लेकिन जो दोस्तों भारत का राजस्व जो था ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आया था, क्योंकि जो भारत का राजस्व था ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में 1858 के एक्ट के तहत आया था। 1858 के एक्ट के तहत आया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगले प्रश्न की कि किस अधिनियम ने भारतीयों के अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया था? यानी किस अधिनियम ने भारतीयों के अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया था? ऑप्शन ए है 1813 के अधिनियम ने, ऑप्शन बी है 1858 के अधिनियम ने, ऑप्शन सी है 1833 के अधिनियम ने, और ऑप्शन डी है 1919 के अधिनियम ने। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका 1833 के अधिनियम के अंतर्गत। क्योंकि दोस्तों जो 1833 का अधिनियम था इसके तहत कह दिया गया था कि किसी भी जो भारतीय है, यानी किसी भी भारतीय को कंपनी के अधीन जितने भी पद हैं उन पर वंश, वर्ग, जन्म स्थान, इसके आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? उसे उन पद पर हिस्सा लेने से उन पद पर नौकरी देने से क्या नहीं किया जाएगा? वंचित नहीं किया जाएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला हमारा प्रश्न है कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ऑप्शन ए है 1833 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी है 1919 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन सी है 1935 के अधिनियम के द्वारा, और ऑप्शन डी है 1858 के अधिनियम के द्वारा। इसमें पूछ रहा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत, यानी ऑप्शन सी। क्योंकि दोस्तों 1935 के अधिनियम के तहत जो केंद्र है उसमें तो द्वैध शासन की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई थी इसी अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत। और 1935 के अधिनियम के तहत के प्रांतों में द्वैध शासन की क्या कर दी गई थी? समाप्ति कर दी गई थी। लेकिन 1919 का अधिनियम था, इसी ने प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों यह एग्जाम में बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के, क्योंकि इन प्रश्नों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है और अधिकतर बच्चे उस टाइम पर गलत कर देते हैं उन्हें पता होने के बावजूद भी। तो इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी? यानी कि यह पूछ रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन ए है आपका 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन बी है 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन सी है 1861 के अधिनियम के तहत, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों जो संघीय न्यायालय है इसकी स्थापना का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1937 में की गई थी। 1937 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। यानी कि 1935 में इसका प्रावधान कर दिया गया था और 1937 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी भारत में।
चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया। ऑप्शन ए है 1773 में, ऑप्शन बी है 1774 में, ऑप्शन सी है 1735 में और ऑप्शन डी है 1937 में। तो दोस्तों आपका समय स्टार्ट होता है अब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों अभी हमने बताया था आपको कि 1937 में संघीय न्यायालय की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी और तुरंत उसके बाद अभी प्रश्न आ गया है, ठीक है। और किस एक्ट के तहत की गई थी, 1935 के एक्ट के तहत की गई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और 1937 में की गई थी, ये बात भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला हमारा प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में, अगला हमारा प्रश्न क्या है, तो अगला हमारा प्रश्न है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1861 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत और ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कौन सा अधिनियम करता है, 1909 करता है। जहां पर भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा का सीधा 1909 लगा देना है, 1909 लगा देना है, क्योंकि इसी में सबसे पहले सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1909 यानी ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला हमारा प्रश्न है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसे कहा जाता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड मार्ले और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटेन्यू। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो, क्योंकि दोस्तों जो 1919 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम सॉरी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो 1909 का अधिनियम है उसके तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करता है, वही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करता है। और इसे लाने वाले कौन थे, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मार्ले थे। लेकिन लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न है 29। तो 29 हमारा प्रश्न क्या है, तो 1919 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है पहला कथन है प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया था। दूसरा प्रश्न है गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार प्रदान किया गया था। तीसरा कथन है इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 है अगला हमारा कथन है कि प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी केवल 1 और 4। क्योंकि दोस्तों प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था। कौन से भाग थे 2, एक तो हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। यह किसके तहत किया गया था, 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। दूसरा प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार का क्या कर दिया गया था, गठन कर दिया गया था। यानी कि अब कुछ न कुछ तो भारतीयों को क्या दिया जाने लगा था, इसमें अधिकार दिया जाने लगा था। लेकिन दोस्तों गवर्नर जनरल को वीटो का जो अधिकार था वह किस एक्ट के तहत दिया गया था, वह दिया गया था 1861 के एक्ट के तहत। तो यह तो गलत है ही। दूसरा है इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से नहीं जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है 1909 के अधिनियम को। यह भी हम आपको चर्चा कर चुके हैं।
तो चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। इसका आंसर इसीलिए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 4 ही कथन क्या है, सत्य है। तो चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया था। हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1919 के अधिनियम के तहत, ऑप्शन बी है 1961 के अधिनियम के तहत, ऑप्शन सी है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत और ऑप्शन डी है 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। दोस्तों आपको याद रखना क्या पूछ रहा है, विस्तार किया गया, ये नहीं पूछ रहा किस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया, किस अधिनियम के तहत विस्तार किया गया। इस सभी को ध्यान में रखकर आपको आंसर देना है। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। जिसे नहीं पता होगा ना वो भी इसका आंसर क्या लगाया जाएगा, सही लगाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको ये तो पता है 1909 के अधिनियम के तहत क्या किया गया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। उसके बाद 1909 में कहीं पर भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं है। और उसके बाद जो आखिरी एक्ट था वह कौन सा था, 1935 का अधिनियम था, 1935 का अधिनियम था। तो इसके तहत क्या मिली थी, इसी में क्या किया गया था 1935 के अधिनियम में, इसी में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्या किया गया था, विस्तार किया गया था। और इसमें कहा गया था जो वंचित वर्ग था उनको, महिलाओं को, पिछड़े वर्ग को, इनको भी निर्वाचन का क्या कर दिया गया था, प्रावधान कर दिया गया था। यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्या कर दिया गया, इसमें विस्तार कर दिया गया। तो दोस्तों आज हम यहीं पर अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। आगे भी हम इसी तरह के आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं इस पर व्यू तो बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं चैनल पर। तो दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखना।